पढ़ा दिया साइकोलॉजी टाइप, या आपको थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन इस किस्म के है, वो तो आपने सुना और कुछ अरसे बाद आप भूल भाल गए। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं इनको आपने प्रॉपरली आर्काइव करना है, अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि आपकी जितनी भी सर्विस होगी ड्यूरिंग द होल सर्विस ये रूल्स आपको एक्ट एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, आपको ये गाइड करते रहेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जो मेरा टॉपिक होता है, सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है लोगों के लिए, टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या आपको ड्यूरिंग होल सर्विस आपको कौन कौन सी छुट्टियां एडमिसिबल हैं, कौन कौन सी छुट्टियां जो हैं वो आपके अकाउंट में से डेबिट होंगी, कौन कौन सी छुट्टियां आपके अकाउंट में डेबिट नहीं होंगी, कितनी छुट्टियां एडमिसिबल हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको सर्विस में किसी भी टाइम के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आए छुट्टी के हवाले से तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकें। So if take a glance on these types of leaves, so these are CAU leave, earned leave, leave on full pay, half pay, medical leave, disability leave, maternity leave, paternity leave, recreation leave, special leave, leave not due, ex-study leave, ex-Pakistan leave, extraordinary leave, quarantine leave, एंड लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट्स। इसमें जो जो अब तक चेंजेस आ गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अब हम बारी बारी इंडिविजुअली इन तमाम लीव्स को देखते जाएंगे। जैसा कि आपने ये देखा है, इनमें से कुछ लीव्स ऐसी भी होंगी जो आप अवेल करते रहते हैं और जिनके बारे में आपको पता है, मगर कुछ डेफिनेट भी लीव्स हैं जिनका नाम शायद आपने पहली दफा सुना है और आपके लिए ये एक नई चीज होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कैयू लीव, आपकी मोस्ट फेवरेट लीव, जिसको आप डे टू डे रूटीन मैटर्स में यूटिलाइज करते हैं। मैक्सिमम आपको पता है एक कैलेंडर ईयर में 25 कैयू लीव्स आर एडमिसिबल। कैलेंडर ईयर से मुराद क्या है आप सब जानते हैं। कैलेंडर ईयर मींस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी, जैसे आज कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो गया है एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर, जैसे 2026 को ये कैलेंडर ईयर एंड हो जाएगा। तो एक कैलेंडर ईयर के दौरान टोटल जो आपके पास आपके थैले में जो कैयू लीव्स का की जो पर्चियां हैं, जो 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 है आपके पूरा आपके पास जो कोटा है दैट इज 25। अच्छा, अब अगर कोई ये समझे कि जी 25 में से मैंने 20 यूज कर ली हैं, 5 बच गई हैं, तो मेरी ये 5 जो छुट्टियां ये कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल के लिए ले जाएं, तो दिस इज नॉट एडमिसिबल। कैयू लीव्स के लिए एक ही साल के लिए हैं, जैसे आपको पहला सेंटेंस बता रहा है, उसी साल में आपने यूटिलाइज करनी है। जो आपने यूटिलाइज कर ली वो खत्म हो गई, जो यूटिलाइज नहीं की वो भी पेरिश हो गई, एक्सपायर कर गई। ठीक है, सो अगले साल के लिए कंटिन्यू नहीं होगी। 2026 स्टार्ट हुआ, आपकी कैयू लीव का रिकॉर्ड नया जीरो से शुरू हो जाएगा। ऑर्डिनरीली अगर हम इस छुट्टी को देखें तो एक टाइम के ऊपर 10 छुट्टियां नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, और ये नहीं है मतलब 25 हैं तो इसका मतलब है इकट्ठी मुझे 25 छुट्टियां दे दें, 25 छुट्टियां गुजार रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बाकायदा रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसको सैंक्शन कौन करेगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो इमीडिएट ऑफिसर ऑफ ग्रेड 16 और अबव है। अगर आप एक कॉलेज में काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपकी प्रिंसिपल हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपसे सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि वो सीनियर ऑफिसर जो है वो ऑफिसर ग्रेड का होना चाहिए, ग्रेड 16 या उससे अबव हो। अभी आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जब बात आई है तो इसके साथ आपको एक और टर्मिनोलॉजी में वाजे कर दूं। एक पहले हम यूज करते थे वर्ड गेजेटेड और नॉन गेजेटेड का। हम कहते थे ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम नॉन गेजेटेड कहते हैं, जो ग्रेड 16 एंड अबव हैं उनको हम गेजेटेड एम्प्लॉयज कहते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी पीसीएस एक्ट के आने के बाद चेंज हो चुकी है। अब हमने इसके लिए जो नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है दैट इज कॉल्ड ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स। ग्रेड 1 से 15 तक के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम कहते हैं ऑफिशियल्स, और ग्रेड 16 एंड अबव के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका अगर इमीडिएट बॉस ऑफिसर ग्रेड का बंदा है यानी 16 एंड अबव का है तो वो आपकी छुट्टी को सैंक्शन कर सकता है। अब ये जो छुट्टी है ये मैक्सिमम कितने दिन की दी जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये छुट्टी 10 दिन से ज्यादा की नहीं दी जा सकती। However, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस का एक जो बीच में क्लॉज है वो हर दफा ही डाल दिया जाता है, बट इट नीड्स टू बी डिफाइंड कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस है क्या, कैसे डिफाइन होंगे, बाय गिविंग कोजेंट रीजंस। अगर किसी का खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में किसी का कोई मेडिकल का इशू हो गया है और उसके लिए उसको बहुत ही अब वो सीरियसली इंजर है, मतलब किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता ऐसा मसला है या पेरेंट्स का है और उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आपको लुक आफ्टर करना है, या और कोई ऐसी रीजन है विच इज बियॉन्ड द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर,
बियॉन्ड सर्कमस्टांसेस है, तो ऐसे केसेस में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपका जो ऑफिसर है वो आपको एक ही टाइम पे 15 दिन की इकट्ठी एट अ स्ट्रेच कैजुअल लीव दे सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में आपको वो जो सर्कमस्टांसेस हैं आपको वो जो है पेन डाउन करने पड़ेंगे, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कोजेंट रीजंस देनी पड़ेंगी, जस्टिफिकेशन विद ड्यू प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको ये छुट्टी जो है ये मिलेगी। तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है जी? फिर 15 डेज की मिल सकती है। और इसके लिए एक और भी चीज़ होती है कि जब आप कैजुअल लीव पे जाएंगे 10 डेज की या 10 डेज से ज़्यादा, तो उस सूरत में फिर आपको वहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है कि आपकी एब्सेंस में बच्चों को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि अब तो मोस्टली तकरीबन मेरा ख्याल है 80% कॉलेजेस में तो बीएस के प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं, और बीएस के प्रोग्राम्स जो हैं, बीएस की क्लासेस नॉन स्टॉप चलती हैं थ्रू आउट द होल ईयर। अब वो इंटर वाली बात नहीं है जिसमें आप तकरीबन 8 महीने पढ़ाते थे और 4 महीने आप फारिग रहते थे। तो ऐसी सूरत में अगर एक टीचर जो है वो 10 दिन या 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता है तो पीछे से बच्चों का हर्ज होगा, इसलिए आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपना सब्स्टिट्यूट भी देना है कि इन माय एब्सेंस माय कुलीग जो भी है आपका, ही और शी विल टेक लुक आफ्टर माय क्लासेस। ठीक है। और ये रेसिप्रोकेट करता है, इसी तरह से जब कभी आपका कुलीग जाएगा तो आप भी उसको हेल्प आउट करेंगे। तो मेरी आप मेरे से हो सकता है आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ लोग ऐसे भी हों जो एज प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जो एज डीडीओ काम कर रहे हैं, तो इसमें उनको मेरी ये एडवाइस होगी कि जब भी कभी आप ऐसे केसेस में 10 दिन की, इवन 10 दिन तो बहुत ज्यादा है मेरा ख्याल है, अगर आप मोर देन 5 डेज भी, 5 या 5 से ज्यादा दिन की छुट्टी दें तो जरूर उसकी एप्लीकेशन पे मेंशन करवा लें कि उसकी एब्सेंस में उसकी क्लासेस को कौन, 5 भी मेरा ख्याल है ज्यादा, 3 डेज, मोर देन 3 डेज की छुट्टी के ऊपर आप डेफिनेटली उससे वो ये लिखवाएं कि उसकी एब्सेंस में उसकी क्लासेस को कौन लुक आफ्टर करेगा। इसके बाद अगली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग, जैसे अब मैं क्वीन मैरी कॉलेज में आई तो मुझे ये पता चला जो पहले पास प्रोसीजर चल रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम एक्स पाकिस्तान लीव पे जा रहे हैं तो ये स्टडी लीव पड़ी हुई है हमारी 10-15 दिन की, ये हमें दे दें, या हम जो है ना इसको अपनी छुट्टी के साथ एक्स पाकिस्तान लीव के साथ मिला के तो ले जाते हैं। या जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज थे वो कहते हैं जी उमरा लीव पे जा रहे हैं तो ये मैडम हमारी महीने की छुट्टी है, महीने में से आप ऐसा करें 15 दिन हमारी सीएल पड़ी हुई है वो कर दें और 15 दिन हमारी छुट्टी जो है विदाउट पे कर दें। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि ये जो कैजुअल लीव है ना, इट कैन नॉट बी ग्रांटेड इन कंजंक्शन विद एनी टाइप ऑफ लीव स्पेंट अब्रॉड। यहाँ पे तो सर ट्रेनिंग पीरियड की बात आ रही है, एक्स पाकिस्तान लीव में कैजुअल लीव ऐड नहीं हो सकती। कैजुअल लीव सिर्फ आपके अपने शहर के लिए है, ठीक है। या अगर आप इस सूरत में अगर किसी आप अपना सिटी भी छोड़ते हैं तो याद रखें, अभी आप कंडक्ट रूल्स भी पढ़ेंगे कि एक सरकारी मुलाजिम जो है वो परमिशन के बगैर अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकता। जब कभी भी उसने ऐसे करना है तो उसको स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी। कैजुअल लीव के केस में भी अगर आप अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा कैजुअल लीव एंड ऑल्सो अलाउ मी टू लीव द स्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ सो मेनी डेज। तो कैजुअल लीव के साथ स्टेशन लीव भी आ जाएगी अगर आपने शहर छोड़ना है, उसके बगैर आप शहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सरकारी मुलाजिम 24 घंटे का मुलाजिम होता है। ही और शी कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम बाय द गवर्नमेंट वेन एवर इट डीम्स अप्रोप्रिएट। ठीक है, या वेन एवर नीड अराइजेस, अगर गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़े आपको छुट्टी के दिन भी बुलाया जा सकता है, आपको गजटेड हॉलीडे पे भी बुलाया जा सकता है, आपको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में बुलाया जा सकता है। तो इसलिए आपने परमिशन के बगैर अपना स्टेशन नहीं छोड़ना। ठीक है। अब उसके बाद क्या है लास्ट के जब आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो उस सूरत में ये जो कैजुअल लीव है आपको पता है इसका एक स्पेशल रजिस्टर होता है, हर कॉलेज में बना होता है कैजुअल लीव, ये अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपकी कैजुअल लीव्स एंटर होती हैं। जब आपका साल क्लोज हो जाता है तो आपकी कैजुअल लीव का काउंट उसके अंदर काउंट किया जाता है, और अगर आपकी कैजुअल लीव 25 से ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में आपके प्रिंसिपल साहब की ये ड्यूटी है कि वो आपकी बाकी की जो रिमेनिंग लीव है उसको आपकी अर्नड लीव में से डिडक्ट करवा दें, एजी ऑफिस को लेटर लिख के। ठीक है। और अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो उस सूरत में ये होता है कि आपका अकाउंट वहां पे क्लोज हो जाता है। और जब आपका, ये आपके प्रिंसिपल्स और डीडीओस के लिए मेरी एडवाइस है कि जब आप उनको रिलिंग्विश चार्ज रिलिंग्विशिंग रिपोर्ट पे साइन करें तो वहां पे एक सेंटेंस वहां पे टाइप करवा दें कि सो फार द लेडी ऑफिसर या जो भी है द ऑफिसर हैज अवेल्ड सो मेनी कैजुअल लीव्स। उस पर लिख के भेजें उसको। अगर एक बंदा 8 महीने एक जगह गुजार के जा रहा है, उसने 25 की 25 छुट्टियां अवेल कर ली हैं, तो उसके उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए 25 की हैं, 15 की हैं, 10 की हैं, जितनी भी की हैं, कि अभी तक इसने इतनी छुट्टियां अवेल कर ली हैं, और नेक्स्ट स्टेशन पे जाए तो जो रिमेनिंग उसका बैलेंस बचा है वो उसको यूटिलाइज करे। ऐसे नहीं होगा कि वो एक स्टेशन पे भी 25 अवेल कर गया और अगले स्टेशन पे जाए और वहां पे फिर 25 अवेल कर जाए। ठीक है। तो आप जो चार्ज रिलिंग्विशिंग रिपोर्ट के ऊपर मेंशन कर दें उसने कितनी छुट्टी अवेल की है। अगर सपोज आपके पास कोई बंदा ट्रांसफर होके आता है
और उसकी चार्ज रिपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ, तो आप फिर एक लेटर लिख के पुराने प्रिंसिपल से ये मंगवा लें कि अभी तक इसने कितनी छुट्टियां अवेल की हैं, ताकि उसका जो लीव अकाउंट का बैलेंस है उसमें से उतनी छुट्टी डिडक्ट कर दी जाए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कैजुअल लीव के बारे में लोगों का ख्याल है कि ये हमारा राइट है। आजकल तो क्या ट्रेंड हो गया है, लोग आते नहीं है और घर से ही कभी कभी फोन करते हैं, कभी मैसेज, और कभी ये भी नहीं करते और जी हम छुट्टी पे हैं। ऐसे नहीं होता। कैजुअल लीव के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। यू नीड टू गेट सैंक्शन योर लीव विद बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपनी छुट्टी जो है वो उसको एप्लीकेशन लिखें, अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन कराएं और उसके बाद अपनी छुट्टी के ऊपर जाएं। ठीक है। अगर आपको कोई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई हो गई है, तो उस सूरत में भी यू नीड टू अप्राइज योर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, या सेक्शन हेड जो भी हैं। आप उन्हें एक मैसेज लिखें, आप उन्हें एक टेलीफोन करें और आपका ये रिकॉर्ड के ऊपर बात होनी चाहिए। ये दिस इज द केस ओनली इन के दिस इज द केस ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आपको हो जाए। अदरवाइज रूटीन में आप कोई छुट्टी पहले सेंक्शन करानी है और फिर जाना है। अच्छा, आप ये कह देना कि जी मैंने छुट्टी की दरखास्त दे दी है, अब मेरी बला से अप्रूव हो या ना हो, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, ऐसा नहीं है। दिस इज मिसकंडक्ट। दिस इज, अगर आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं हो रही और आप ड्यूटी पे नहीं आए, तो दिस मीन्स दिस इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। और अभी आप पीडा भी पढ़ेंगे, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी मेजर मिसकंडक्ट है पीडा के अंदर, जिसपे पीडा लग जाता है। ठीक है। तो आपने जब तक ये जो छुट्टी है ना, ये आपका राइट नहीं है, ये अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव। अगर वो अथॉरिटी ये समझती है कि आपके जाने से कॉलेज का और बच्चों का कोई हर्ज नहीं होगा और आपकी ये छुट्टी जो बन रही है ये आपको मसला है, कोई आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में आपकी छुट्टी अथॉरिटी सैंक्शन करेगी। और अगर अथॉरिटी ये समझती है कि नहीं, पीछे से हर्ज हो जाएगा बच्चों का, या ये तो सिर्फ अपना छुट्टियों का काउंट पूरा करने के लिए जा रहा है, तो उस सूरत में आपकी छुट्टी वो रिजेक्ट भी अथॉरिटी कर सकती है। और अगर वो अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है तो यू कैन नॉट चैलेंज इट। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस आपके ऊपर मिसकंडक्ट लगता है, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का, और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑनवर्ड्स टू अर्न लीव। अर्न लीव देखते हैं। अर्न लीव जो है उसके लिए 2 रूल्स हैं। एक है जी वेकेशन डिपार्टमेंट, एक है नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। वेकेशन डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। जबकि नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई छुट्टियां नहीं होती साल में, इसलिए दोनों के रूल्स फर्क है। वेकेशन डिपार्टमेंट में लीव ऑन फुल पे शैल बी अर्नड एट 1 डे पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडेड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 महीना काम किया और आपको 1 महीने की एक छुट्टी आपने अर्न कर ली और आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट होगी। बिल्कुल ऐसे ही इसको समझाने के लिए मैं बताती होती हूँ कि आपकी जैसे आप 1 महीना जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। ऐसे ही जितने महीने आपने काम किया मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, आपकी छुट्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती जाएगी। यानी जैसे आपके बटवे में पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, ऐसे ही आपके इस ये जो वॉलेट है इसके अंदर आपकी छुट्टी ऐड होती जा रही है। आपने 12 महीने काम किया, आपकी 12 अर्न लीव केटर हो गई। इन केस ऑफ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट पे चलते हैं, जहां पे अब छुट्टियां नहीं होती, जैसे अब हमारे बीएस के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अब छुट्टियां नहीं हो रही। इस दफा फर्स्ट टाइम था गर्मियों की छुट्टियां हुई। तो इन केस ऑफ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट, चूंकि पूरा साल काम करना होता है, यहाँ पे 4 डेज पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडेड के हिसाब से आपकी छुट्टियां एड अप होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में पूरा 1 साल काम किया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 48। 48 अर्न लीव्स उसकी 1 साल की इकट्ठी होंगी और जितने साल की सर्विस होगी वो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने हमारा जो यहाँ पे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब हमारा स्टेटस क्या होगा। हमारा स्टेटस वही होगा जी कि जब नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट हो गया, अगर आपको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां नहीं हो रही, तो उस सूरत में आपके कॉलेज की प्रिंसिपल आपके अकाउंट रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस और एजी ऑफिस को लेटर लिखें, उन्हें इन्फॉर्म करें और आपका जो छुट्टियों का रिकॉर्ड है उसको अपडेट कराएं और उसको नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट की तर्ज पे 4 अर्न लीव्स पर मंथ ऑफ ड्यूटी रेंडेड के हिसाब से उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा लें। ठीक है। और एक और चीज, अगर कोई लेडी ऑफिसर जो है वो 1 साल में 3 महीने मैटरनिटी लीव पे चली जाती है, तो उसके लिए क्या होगा, आप छुट्टी पे छुट्टी अर्न नहीं हो सकती। 3 महीने माइनस कर दें, रिमेनिंग 9 मंथ्स रह गए। 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू उसकी उस साल की 9 अर्न लीव्स एकुमुलेट होंगी। इस तरह से आप अब तक आपने जितना जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस हो गई है, आप अपनी अर्न लीव कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी अकाउंट में कितनी अर्न लीव पड़ी हुई है। नेक्स्ट है लीव ऑन फुल पे एंड हाफ पे। अब रूल्स ये बताते हैं कि आपको कितनी लीव ऑन फुल पे एक टाइम पे मिल सकती है। मैक्सिमम विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 120 डेज की छुट्टी मिल सकती है। यानी 3 महीने की छुट्टी मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर आप एट अ स्ट्रेच ले सकते हैं।
और और विद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इकट्ठी 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है, 180 डेज। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो आपकी ये तो फुल पे होगी ना, अगर मैं इसको कहूँ कि कोई हाफ पे लेना चाहे, जैसे मैं कई लोग मुझसे मशवरा भी करते हैं, तो मैंने एडवाइस करती हूँ कि अगर कोई चाहता है कि उसकी छुट्टी बची रहे, सारी की सारी एक्यूमुलेट ना हो, और उसको कोई पैसों का इतना ऐसा इशू नहीं है, तो मैंने एडवाइस करती हूँ कि आप हाफ पे छुट्टी ले लें। यानी कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट फुल पे 3 महीने की बन रही है, तो हाफ पे वो 6 महीने की बन जाएगी, यानी वो ऑटोमेटिकली छुट्टी डबल हो जाएगी। इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 6 महीने की फुल पे है, तो 12 महीने की उसको हाफ पे मिल सकती है। उसमें से अगर वो मतलब छुट्टी जो है ले लेता है, 6 महीने भी ले लेता है हाफ पे, तो फिर भी उसकी छुट्टी जो है वो रिमेनिंग बची रह जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाफ पे वाली छुट्टी है, अगर इसमें आप हाफ पे लेते हैं, तो उसमें फिर आपके पास ये लिमिट भी जो है ना, ये एक्सरसाइज नहीं होती। तो ये इसमें अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ये छुट्टी कौन से वाली छुट्टी है। ये छुट्टी आप ले रहे हैं, मगर ये छुट्टी वही छुट्टी है जो आपकी अर्न लीव, जो आपके वॉलेट में छुट्टी इकट्ठी हुई हुई है ना, उसमें से ही डिडक्ट होगी। अगर आप, क्योंकि आपको पता है आप जब भी छुट्टी पे जाते हैं, सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या होता है, आप एप्लीकेशन देते हैं अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, अगर वो आपको अलाउ करते हैं, तो उसके बाद आप लीव टाइटल के लिए अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस या आईजी ऑफिस से लीव टाइटल लेते हैं। लीव टाइटल का मतलब ये है कि वो आपका पूरा खाता खोलते हैं, उसमें से चेक करते हैं कि इसकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है और इसके अकाउंट में कितनी छुट्टी पड़ी हुई है। अब अगर ये खातून 6 महीने की छुट्टी मांग रही हैं, तो क्या 6 महीने की छुट्टी इनके अकाउंट में है? अगर है, सपोज नहीं है, 3 महीने की है, तो वो लिख देंगे जी 3 महीने की छुट्टी ऑन फुल पे एडमिसिबल है। ठीक है। तो अगेन ये जो लीव ऑन फुल पे या हाफ पे है, ये आपके लीव अकाउंट में से ही डेबिट होगी, ये कोई अलग छुट्टी नहीं है। सो नेक्स्ट इज द मेडिकल लीव। मेडिकल लीव एक ऐसी छुट्टी है जो उसका नाम शो कर रहा है, इलनेस पे मिलती है, नीड बेस है, बीमारी की सूरत में है। इसके लिए कुछ conditions हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। वो एक क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अमूमन ये डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है, जहां से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है, और वहां के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उसको ड्यूली टेस्ट होना चाहिए उनसे, तो ये आपको छुट्टी जो है वो मिल जाती है। ये छुट्टी जो है, अगेन कोई अलहदा से अकाउंट नहीं है आपका, ये आपकी जो अर्न लीव है उसी के अंदर से ये छुट्टी आपकी डेबिट होगी। ठीक है। यानी मेडिकल लीव आपको, अगर आप मांग रहे हैं जी साल की छुट्टी, तो आपकी ऑन फुल पे तो देखा जाएगा कि अगर आपके लीव अकाउंट में इतनी छुट्टी पड़ी हुई है, तो आपको फुल पे मिलेगी, वरना ये आपको हाफ पे या विदाउट पे के ऊपर मिलेगी। इसमें एक डिफरेंस है ऑर्डिनरी लीव में और इस लीव में। जो पहले आपने छुट्टियां पड़ी हैं ना, दे कैन बी रिफ्यूज्ड, अथॉरिटी की मर्जी है वो उसको अप्रूव करे, प्रोसेस करे या ना करे, या रिजेक्ट कर दे। लेकिन मेडिकल लीव एक ऐसी लीव है जो कि जाहिर है नीड बेस है, इलनेस पे है, तो सीरियस प्रॉब्लम होगी या हेल्थ इशू हो गया है, तो ये छुट्टी अथॉरिटी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकती, ये छुट्टी आपकी हर सूरत जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि जब आपने छुट्टी से वापस आना है, तो यू नीड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगेन फ्रॉम द डीएचक्यू हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, और साथ इजाजत मांगेंगे, डॉक्टर लिख के देगा कि नाउ ही और शी इज मेडिकली फिट इनफ टू रिज्यूम हिज और हर ड्यूटीज। ठीक है। तो उस सूरत में सर्टिफिकेट लगा के ऊपर आप एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर ड्यूटी रिजम्पशन, और उस सूरत में आपकी अथॉरिटी आपको अलाउ करेगी और आप अपनी ड्यूटी दोबारा रीज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इज द डिसेबिलिटी लीव। डिसेबिलिटी लीव को देखिएगा, एक स्पेशल किस्म की लीव है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए है। ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती। ठीक है। ये लीव क्या है कि मैक्सिमम ये लीव जो है ये मिलती है जी 720 डेज के लिए, और मेडिकल एडवाइस के लिए। ये लीव स्पेशल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अगर सरकारी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी इंजरी हो जाती है। ऐसे डिपार्टमेंट्स कौन से हो सकते हैं? मसला आप देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, तो दौरानी ड्यूटी, जैसे आपको पता है कोरोना था, जैसे आपको पता है ये जो है कुछ और भी डिजीजेस होती हैं, ये डेंगू वगैरह इस किस्म की, तो जो कि कंटेजियस होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। तो ड्यूटी के दौरान अगर ऐसा हादसा किसी के साथ हो गया, या जैसे आप देखें पुलिस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू के डिपार्टमेंट्स है 1122 के, वहां पे आए दिन एनकाउंटर्स होते रहते हैं विद टेररिस्ट। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट इज काइंड इनफ कि वो अपने ऐसे एम्प्लॉयज को
एक छुट्टी देती है डिसेबिलिटी लीव, और ये जो छुट्टी है ये 720 डेज की छुट्टी है। 720 डेज का मतलब है ये तकरीबन 1.5 ईयर की छुट्टी बन जाती है। ठीक है, 360 2 ईयर्स की छुट्टी है। इसमें जो पहला साल होता है उसमें फर्स्ट 180 डेज जो है 6 मंथ्स जो है वो उसमें फुल पे छुट्टी मिलती है, और जो रिमेनिंग पीरियड रह जाता है उसमें हाफ पे के ऊपर छुट्टी मिलती है। ठीक है, और मेडिकल एडवाइस डेफिनेटली इसके साथ लगेगी। और ये छुट्टी पहली छुट्टी आई है जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी। ये स्पेशल छुट्टी है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जा रही है, इसका लीव अकाउंट सेपरेट है। ठीक है, और ये लीव अकाउंट जो आपका अर्न लीव का अकाउंट है उसमें से डेबिट नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, मटर्निटी लीव आप सबकी जानी पहचानी मटर्निटी लीव। मटर्निटी लीव फीमेल जो हमारी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने दी हुई है, और मैक्सिमम पीरियड जो है वो इसका 90 डेज का है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। पहले इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। पहले डॉक्टर का, एक गायनाकोलॉजिस्ट का ईडीडी सर्टिफिकेट लगाया जाता था, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 45 डेज पहले मिलती थी और 45 डेज बाद में मिलती थी। उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आते थे फीमेल्स को, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, एग्जैक्ट डेट तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो छुट्टी जाया जाती थी। सेकेंडली फिर कई दफा गर्मियों की छुट्टियां आती थी, सर्दियों की आती थी, तो उस तरह से भी ये छुट्टी उस तरह से पूरी तरह अवेल नहीं हो पाती थी। गवर्नमेंट ने इसको बड़ा रिलैक्स कर दिया है, और अब इसमें ये कंडीशन सारी खत्म कर दी गई हैं इंटायरली। आप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, फीमेल सिविल सर्वेंट है, मैक्सिमम 90 डेज की छुट्टी है, चाइल्ड बर्थ से पहले ले ले बाद में ले ले, एज कन्वीनियंट टू हर, गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों के साथ मिला के ले ले। इसमें पहले जब वो होता था तो ड्यूटी रिजम्पशन के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता था, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। हाउएवर इसमें एक कंडीशन है कि मोर देन 3 टाइम्स जो है ना वो इट कैन नॉट बी ग्रांटेड इंटायर सर्विस। लेकिन वो कहते हैं कि जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो वोकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। और इस छुट्टी में एक और भी उन्होंने रिलैक्स कर दी है चीज, इस छुट्टी को आप किसी और किस्म की छुट्टी के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आप, जाहिर है बेबी छोटा है उसको लुक आफ्टर करना है, तो आपको, आपके पास अगर आपकी कैयू लीव पड़ी हुई है आप उसके साथ इसको साथ मिला के कैयू लीव ले लें, पहले ले लें बाद में ले लें, या आपकी अगर अर्न लीव है तो उसको साथ मिला लें। और ये सेकंड काइंड ऑफ लीव आई है जो आपके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रही। ये सेपरेट लीव है, इसका सेपरेट अकाउंट है, फुल पे के ऊपर ये छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और इसको जो आपका अर्न लीव का अकाउंट है उसमें से ये डेबिट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा जी, पैटर्निटी लीव है। ये एक नई छुट्टी, जब लीव रूल्स 1981 आए थे उस टाइम पे ये छुट्टी एडमिसिबल नहीं। ये नई छुट्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, और बड़ी अच्छी चीज है जी। ये फादर के लिए छुट्टी दी गई है कि जब जाहिर है डिलीवरी है उसके स्पाउस की, तो उसको अटेंड करना है, बच्चे को देखना है। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट ने गालिबन आई थिंक शायद 2007 में एक सर्कुलर आया था। इसीलिए अब जो लीव रूल्स हैं ना, इनको हम रिवाइज लीव रूल्स 1981 कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। तो जी मैक्सिमम 7 दिन की ये छुट्टी मेल सिविल सर्वेंट को दी गई है इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन हिज हाउस। तो उसकी मर्जी है 7 दिन पहले ले ले या आधी आधी करके ले ले या बाद में ले ले। कंडीशन है इसके अंदर कि पूरी इंटायर सर्विस में वो 2 से ज्यादा दफा इस छुट्टी को नहीं ले सकेगा। दिस विल बी द थर्ड काइंड ऑफ लीव विच शैल नॉट बी डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, सेपरेट छुट्टी है, लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी और फुल पे मिलेगी। स्पीड मेरी तेज है क्योंकि मैं साथ साथ टाइम को देख रही हूँ, टाइम इज रनिंग, तो उसको हमें जल्दी से फिनिश करना है, और आखिर में मुझे देने हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। नेक्स्ट है जी रिक्रिएशन लीव। रिक्रिएशन लीव भी स्पेशल डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स में छुट्टी एडमिसिबल नहीं है। आपको उसका नाम जाहिर कर रहा है, रिक्रिएशन के लिए है। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 15 दिन के लिए ली जा सकती है, फुल पे के ऊपर मिलती है। और ये चौथी किस्म की छुट्टी है, फोर्थ काइंड ऑफ लीव विच शैल नॉट बी डेबिटेड फ्रॉम योर नॉर्मल लीव अकाउंट। स्पेशल लीव, स्पेशल लीव को हम उर्दू में इद्दत लीव कहते हैं। ये सिर्फ फीमेल सिविल सर्वेंट के लिए, अभी ऑल आर मुस्लिम्स, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारे मजहब में ये कहा गया है कि अगर फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाए और अगर वो सिविल सर्वेंट है तो नेचुरली उसको इद्दत में रहना है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 130 डेज, 4 महीने 10 दिन होते हैं ये। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फीमेल सिविल सर्वेंट को छुट्टी दे दी है 130 डेज की। ठीक है, और ये अगेन मेरा ख्याल है अब तक मैं आपको 4 काइंड्स ऑफ लीव बता रही हूँ। नाउ दिस विल बी द फिफ्थ काइंड ऑफ लीव विच शैल नॉट बी डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट ऑफ द सिविल सर्वेंट।
ये छुट्टी स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, और इसमें बहुत ही सिंपल है, किसी किस्म की कोई लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज नहीं है। ये क्योंकि जाहिर है प्रॉब्लम होती है फीमेल के लिए, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो इसके लिए कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन किसी के हाथ भिजवाई जा सकती है, सिंपल एप्लीकेशन, और उसके साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है, वैलिड डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पाउस का, और साथ उसका पहले ही डेथ सर्टिफिकेट पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इशू करती होती थी, अब ये नादरा को चला गया बिकॉज नादरा ने फिर वो जो जो होता है डिसीज्ड उसका CNICB जो है ना, उसको उसने कैंसिल करना होता है, तो इसलिए अब ये डेथ सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है। नादरा से इशू करवाना है डेथ सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन लगानी है और डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे, पहले भी की जा सकती है और छुट्टी गुजार के आने के बाद भी दी जा सकती है, ठीक है। So this will be the fifth kind of leave which shall not be debited from the leave account, और ये सेपरेट लीव है, फुल पे के ऊपर मिलती है। हाउएवर आप याद रखें कि जितनी भी छुट्टियां मैं आपको बता रही हूँ, इनमें फुल पे तो मिलेगी, लेकिन एक अलाउंस है जो डिडक्ट हो जाएगा, दैट विल बी द कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। सो कन्वेंस अलाउंस इन छुट्टियों में नहीं, जैसे मेडिकल लीव मैंने आपको बताई थी, कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, रेस्ट सब कुछ बेसिक पे अलॉन्ग विद तमाम अलाउंसेस जो हैं इन छुट्टियों में एडमिसिबल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, लीव नॉट ड्यू, एक नई छुट्टी फर्स्ट टाइम आपने सुनी, इट्स वेरी रेयर, मिलती भी नहीं है, आपको बता देती हूँ होती क्या है। लीव नॉट ड्यू जो है ना, एक ऐसी छुट्टी जो कि आपने अभी अर्न नहीं की है, आपके वॉलेट में नहीं है, मगर आपको ऐसे हालात बन गए हैं कि आपको छुट्टी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कोट करती हूँ। वो ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको लोन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इतना लोन दे दो। आप जितना लोन मांगेंगे आपको उतना लोन नहीं मिलेगा, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। बैंक मैनेजर आपकी सैलरी स्लिप देखेगा और फिर उसके बाद उसके मुताबिक ये असेस करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाना चाहिए। या दूसरी सूरत में अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं है, वैसे लेना चाहते हैं, तो फिर भी आपको कुछ प्लेज करना पड़ता है वहां पे, आपकी कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, कोई गोल्ड या कोई रजिस्ट्री के पेपर्स, इस टाइप की चीज को प्लेज किया जाता है बाय द बैंक, ताकि इन केस अगर आप वो रिटर्न ना कर सकें तो फिर वो उसको सेल ऑफ करके अपना जो उनके जो पैसे होते हैं उसको वो रिकवर कर सकें। यहाँ पे भी ये इसी किस्म की ऐसी ही छुट्टी है। छुट्टी अभी तक आपकी मतलब लेंथ ऑफ सर्विस में या तो कम है, या आप ऑलरेडी अपनी छुट्टी अवेल कर बैठे हैं, आपके अकाउंट में आपके वॉलेट में अब छुट्टी नहीं, लेकिन आपको छुट्टी चाहिए। और मैक्सिमम ये कितनी छुट्टी दी जा सकती है, 365 डेज की पूरी एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस में एक सिविल सर्वेंट को 1 साल की छुट्टी मिल सकती है, लीव नॉट ड्यू, बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। What are the restrictions? पहली तो बात यह है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years of सर्विस इट shall नॉट exceed 90 days in all. पहले 5 साल के दौरान आपकी ये छुट्टी 90 डेज से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि ये जो छुट्टी है, ये इट शैल नॉट बी एडमिसिबल टू टेम्पररी सिविल सर्वेंट्स, टेम्पररी सिविल सर्वेंट्स को तो नहीं मिलेगी, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, रेगुलर सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको मिलेगी। उसके बाद क्या है कि मे बी ग्रांटेड स्पेरिंगली एंड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि अगर अथॉरिटी कन्विंस होगी, ये कोई राइट नहीं है, तो ओनली इन दैट केस ये छुट्टी दी जा सकती है। और उसमें अथॉरिटी कैसे सेटिस्फाई होगी कि अथॉरिटी के सामने उस सिविल सर्वेंट का पास्ट कंडक्ट होगा कि ये अच्छा वर्कर है, रेगुलर है, पंक्चुअल है, और उसको ये कंफर्मेशन होगी कि आज अगर हम इसको छुट्टी दे देते हैं तो ये फ्यूचर में, देखे ना फुल पे छुट्टी उसको मिल रही है, तो उसको ये कंफर्मेशन होगी कि ये वापस आएगा, ड्यूटी को रिज्यूम भी करेगा, दोबारा काम करेगा, ये छुट्टी अर्न करेगा, और अर्न करने के बाद फिर ये छुट्टी इसकी डिडक्ट हो जाएगी। तो ओनली सिर्फ इन दैट केस ये छुट्टी जो है वो दी जा सकती है, लेकिन 99.9% केसेस में ये छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होती कि ये वापस आएगा। हम इसको पहले ही एडवांस ऑन फुल पे छुट्टी दे दें और ये वापस ना आए, तो फिर डिपार्टमेंट कहाँ से रिकवर करेगा। इसलिए आपने इस छुट्टी का नाम नहीं सुना, ये कॉमन छुट्टी नहीं है, ठीक है। और ये छुट्टी जो है लीव ऑन हाफ पे भी मिल सकती है, उस सूरत में ये छुट्टी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी स्टडी लीव। स्टडी लीव अगेन आपकी भी फेमिलियर लीव है। स्टडी लीव जो है वो बड़ी पॉपुलर है जी इन सर्टेन डिपार्टमेंट, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए टेक्निकल साइंटिफिक स्टडीज, टेक्निकल सिमिलर जो है ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह के लिए स्टडी लीव मिलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में मिलती है, क्योंकि हमारा जो केडर स्टार्ट होता है वो लेक्चरर से होता है। लेक्चरर की जो बेसिक हमारे सर्विस रूल्स में बेसिक क्वालिफिकेशन दैट इज सिंपल मास्टर्स।
अब तो खैर बड़े पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, मगर ये है कि एमफिल एमएससी एमए पे एलिजिबल हो जाता है। और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इनकरेज करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो हायर एजुकेशन सीख करें और उसका फ़ायदा डिपार्टमेंट को, बच्चों को पहुंचाएं। इसलिए गवर्नमेंट जो है ये छुट्टी देती है। इस छुट्टी की अगेन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये छुट्टी जो है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस पे ये छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, इसके लिए रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पे भी नहीं मिलेगी। रेगुलर सर्विस होगी मोर देन 5 years, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस छुट्टी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन में 3 साल रह गए तो भी ये छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। आप आखिरी 2 साल 3 साल छुट्टी पे चले जाएं तो जो आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेंगे उसका फायदा पब्लिक एट लार्ज को नहीं है। ठीक है, बच्चों को नहीं है, तो फिर इसका फायदा नहीं है ना। तो लास्ट 3 years में भी ये छुट्टी नहीं मिलती, फर्स्ट 5 years की सर्विस में भी ये छुट्टी नहीं मिलती। ये छुट्टी कब मिलती है? जब आप की सर्विस रेगुलर सर्विस होगी और मोर देन 5 years ऑफ सर्विस होगी। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले एनओसी लेना पड़ता है। और एनओसी लेने के बाद अगर तो आपकी शाम की इवनिंग क्लासेस हैं तो अब तो उन्होंने एनओसी की कंडीशन भी खत्म कर दी है। और अगर आपकी मॉर्निंग की क्लासेस हैं तो आपको एडमिशन अप्लाई करने से पहले भी एनओसी लेना होता है, कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है। और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाए तो फिर आपने जो एडमिशन का प्रूफ है और जो आपने वो वहाँ पे ड्यूज जमा कराए हैं, चालान की कॉपी, वो सब साथ लगा के तो छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता है। इस छुट्टी के लिए आपको 2 किस्म के रूल्स हैं। अगर आपने एमफिल के लिए छुट्टी लेनी है तो आपको मैक्सिमम 2 years जो है छुट्टी इट कैन बी ग्रांटेड। और इसमें आइदर 75% ऑफ फुल पे होता है, या इस ऑर्डर के अंदर एक और लिख दिया जाता है और एवरेज पे प्लस 300 रुपीज, और एक सेंटेंस एंड में क्लॉज डाला जाता है विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। तो अमूमन देखा गया है, एजी ऑफिस से भी मेरी बात हुई, कहते हैं 75% ऑफ फुल पे ज्यादा ज्यादा मोर अट्रैक्टिव है, मोर जो है ना इनके लिए फायदामंद होता है। तो लोग जो है इसी को ऑप्ट करते हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम एमफिल के लिए छुट्टी होगी जी 2 years की, और पीएचडी के लिए छुट्टी पहले होती थी 2 years की। अब इसके लिए एक दोबारा आ गई है, अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर आपने एमफिल के लिए छुट्टी नहीं ली तो आप पीएचडी के लिए टोटल 4 years की स्टडी लीव ले सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मैक्सिमम स्टडी लीव जो है ड्यूरिंग योर होल सर्विस 4 साल की मिल सकती है ऑन फुल पे, 2 years for MPhil and remaining 2 years for PhD. And in case if you have not availed study leave for MPhil, then you can proceed on PhD for a maximum period of 4 years. अब ये छुट्टी इसमें लीव रूल्स में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि ये 1-1 साल की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि इसमें छुट्टी को ना बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। बहुत सारे लोग छुट्टी पे बहुत सारी खवातीन जो कि आउट ऑफ स्टेशन पोस्टेड होती हैं, स्टडी लीव पे जाती हैं, पढ़ती पढ़ाती भी नहीं है, 3-4 साल गुजारने के बाद वापस आती हैं तो पता चलता है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या अचीव किया, तो उनके पास कुछ नहीं होता। तो ये मिस यूज होता है रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट की पब्लिक मनी का। इसलिए एचईडी में और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी 1-1 साल की छुट्टी मिलती है। 1 साल की छुट्टी मिलती है, उसके बाद छुट्टी एक्सपायर होने से 2-3 महीने पहले आपको एक्सटेंशन के लिए दरखास्त जमा करानी होती है, अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ सुपरवाइजर, जिसमें और साथ आपके रिजल्ट कार्ड्स, आपकी डीएमसीज पे सो फार आपने इतना कोर्स वर्क कर लिया है या इतनी रिसर्च कर ली है, आपकी ये प्रोग्रेस है और आपको मजीद छुट्टी चाहिए, तो उसके ऊपर आप प्रोसेस करते हैं 2-3 months अर्लियर और आपको फिर एक्सटेंशन की छुट्टी मिल जाती है। ये आई थिंक शायद 6th काइंड ऑफ लीव होगी जो आपके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती। ये सेपरेट लीव है और इसमें भी ये फुल पे मिलती है। इस केस में जो है ना, कुछ अकाउंट ऑफिसेज तो काट लेते हैं कन्वेंस अलाउंस, लेकिन यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस को क्लेम किया जा सकता है, स्पेशली इन केस अगर आप क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर आपको मूव तो करना है, तो एन एम्प्लॉय कैन क्लेम कन्वेंस अलाउंस एज वेल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, ईयूएल विदाउट पे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव विदाउट पे, बहुत सारी चीजें उसके नाम से ही शो हो रही हैं आपको, ये विदाउट पे होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब आपके कोई हालात बन जाते हैं तो तब मिलती है। अमूमन लोग इसको लेते हैं जब उन्होंने एक्स पाकिस्तान जाना होता है दूसरे मुल्क में, तो तब ली जाती है। इसके लिए 2 रूल्स हैं, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस लेस देन 10 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस है, लेस देन 10 years कॉन्टिन्यूस सर्विस के ऊपर मैक्सिमम आपको जो ईयूएल विदाउट पे आपका डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट दे सकता है वो 2 years है। ठीक है, और ये छुट्टी विदाउट पे होगी। उसके बाद अगर आप मजीद छुट्टी चाहते हैं तो फिर आपका केस फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा जाता है,
और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको 3 इयर्स की जो है वो देता है यूएल विदाउट पे। सो जी टोटल होगी 3 + 2 5 होगी, और बियॉन्ड 5 इयर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर ये मिलेगी आपको इन रिलैक्सेशन। अब लीव रूल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, और याद रखिएगा कि किसी भी रूल पॉलिसी को रिलैक्स करने की पावर सिर्फ और सिर्फ दे लाई वेस्टेड विद द चीफ मिनिस्टर। तो इन दिस केस फिर एक समरी मूव की जाती है अलोंग विद कोजेंट रीजंस टू द चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर कन्विंस हो जाएं तो वो फिर जो है ना एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती हैं, और चीफ मिनिस्टर की पावर्स अनलिमिटेड होती हैं, वो 1 साल 2 साल 3 साल जितनी मर्जी एक्सटेंशन दे दें। दूसरे रूल के ऊपर आते हैं, इफ यू हैव रेंडर्ड मोर देन 10 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अगर सिविल सर्वेंट की सर्विस टोटल जो है वो 10 साल से ज्यादा की है तो उस सूरत में रूल चेंज हो जाता है। अब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपको 5 इयर्स की इकट्ठी छुट्टी दे सकता है ईएल विदाउट पे। उसके बाद अगेन आपका केस एफडी में जाएगा, एफडी आपको 3 साल की दे सकता है, और बियॉन्ड दिस अगेन आपका केस सीएम के पास जाएगा, और सीएम अगर चाहें तो रूल्स को रिलैक्स करके आपको फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे ईयूएल विदाउट पे पे जाता है तो उसकी सर्विस में ब्रेक आ जाता है। पीरियड जिसमें आप ईयूएल विदाउट पे अवेल करते हैं वो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होता। वो पेंशन में, पेंशन भी जब आपकी कैलकुलेट होती है तो वो वाला पीरियड आपकी पेंशन में कैलकुलेट नहीं होगा, वो डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। और एक और चीज भी है यहाँ पे आपके ये जानने के लिए जरूरी कि अगर आपकी छुट्टी 5 इयर्स से बियॉन्ड, यही वाली ईएल विदाउट पे की बात कर रही हूँ, अगर 5 साल से ज्यादा आपकी एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूस छुट्टी चली जाती है तो उस सूरत में जो एम्प्लॉय है उसका नाम नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसको स्टैटिक लिस्ट पे डाल दिया जाता है। ठीक है, और स्टैटिक लिस्ट पे डालने का मतलब ये है कि फिर उसकी प्रमोशन नहीं होगी टिल द टाइम के वो पे वापस आके आफ्टर रिवीलिंग द लीव ही और शी में ज्वाइन द डिपार्टमेंट बैक, दोबारा ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद फिर जो है ना दोबारा से उसकी सीनियरिटी लिस्ट का में उसकी सीनियरिटी का दोबारा नए सिरे से तयन किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो ईएल विदाउट पे है इसके दौरान आपको इंक्रीमेंट भी नहीं लगती, एनुअल इंक्रीमेंट भी नहीं लगती, और ये पीरियड आपकी सर्विस में से डिडक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज द एक्स पाकिस्तान लीव। ये एक्स पाकिस्तान लीव को आपने उस लीव के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये एक्स पाकिस्तान लीव स्पेशल डिपार्टमेंट्स के लिए फॉरेन सर्विस, वो लोग जिनकी जॉब ऐसी है जिसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस उनको उनकी पोस्टिंग मुल्क से बाहर होती हैं, जैसे हमारे एम्बेसडर्स हैं, जैसे हाई कमीशन ऑफिसेज में जो लोग पोस्टेड हैं, तो उनकी सर्विस ये इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी दैट दे हैव टू सर्व अब्रॉड एज वेल। तो जब भी कोई सिविल सर्वेंट अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जॉब करता है तो वो जो उसका पीरियड है वो एक्स पाकिस्तान लीव कहलाता है। उसमें अरसे में ये उसकी छुट्टी काउंट नहीं होगी, उसके अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, और उसको जो सैलरी मिलती है वो उसको जो उस कंट्री के जो भी फॉरेन करेंसी है उसके मुताबिक उसको सैलरी उसी करेंसी में पे होती है। नेक्स्ट इज द क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव अब आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने कोरोना को देखा और भुगता, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो भी गया। सो गवर्नमेंट ने इसकी भी एक प्रोविजन डाल दी है जी कि ये एक्स्ट्रा कैयू लीव है। इसमें आपको ये जाहिर है बहुत ही सीरियस किस्म के जब कॉन्सिक्वेंसेज सर्कमस्टांसेस होते हैं तो तब ये छुट्टी ली जाती है। इसमें सारी कंडीशंस को आपने देखा रिलैक्स कर दिया गया है। कैयू लीव में आपको सब्सिट्यूट देना था, यहाँ आपको सब्सिट्यूट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये लीव ऑन फुल पे है, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। ठीक है, ये लीव अकाउंट से आपकी बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगी, इसकी कोई 20 25 30 की कंडीशन नहीं है। इसके लिए क्या है, मेडिकल ऑफिसर एक का वो जैसे हम कोरोना का टेस्ट कराते थे वो टेस्ट की रिपोर्ट साथ मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन कि ये इस किस्म की इसको बीमारी है, और इस बीमारी में ये सिविल सर्वेंट जो है जाहिर है ये जॉब नहीं कर सकता, और इसको क्वारंटीन होना है बिकॉज ये जो बीमारी है कंटीजियस है, एक दूसरों को लग सकती है। ठीक है, तो वो जो है वो अपना रेस्ट करेगा। अमूमन जो है 15 डेज तक की पहले छुट्टी मिलती है, 15 डेज के बाद फिर टेस्ट कराएं, रिपोर्ट चेक करें, अगर तो आप ठीक हो गए हैं तो ज्वाइन बैक कर लेगा वो, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाएगी। ठीक है, सो अगेन छुट्टी आउटसाइड द लीव अकाउंट है, फुल पे के ऊपर है, और इस पे किसी किस्म की कोई वो लिमिट नहीं है। अच्छा जी, लास्ट आ गया जी हमारे पास लीव प्रेपरेटरी टूर्नामेंट एलपीआर। एलपीआर का जी ओल्ड रूल क्या था कि ये मैक्सिमम 365 डेज के लिए मिलती थी रिटायरमेंट के ऊपर, और ये गवर्नमेंट ये कहती थी कि एक बंदा जिसने पूरी अपनी 25 30 साल गवर्नमेंट को दिए हैं उसको आखिरी 1 साल हम छुट्टी देते हैं, वो घर पे रेस्ट करे, और हम उसको जो है
सैलरी भी देंगे और वो अपनी प्रेपरेशंस कर ले। प्रेपरेशन में भी कोई घर बनाना है, कोई बिजनेस सेटल करना है, कोई जॉब ढूंढनी है, बच्चों की शादी करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये एलपीआर का रूल था पुराना, ठीक है। और ये जो थी ये हाफ पे या फुल पे के ऊपर मिल जाती होती थी। लेकिन अगेन ये एलपीआर जो थी, ये जो मिलती होती थी, ये कहाँ से मिलती थी? आपके वो जो अर्न लीव थी ना, जो आपके बटवे में जितने पैसे होते थे उसके मुताबिक ही मिलती होती थी, ठीक है। और इसमें ये कहा जाता था कि जब आपका आखिरी साल आ जाएगा तो फिर आपने छुट्टी के ऊपर नहीं जाना। अच्छा, अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आ गई हैं जी लीव रूल्स 1981 में, अब ये जो अमेंडमेंट्स का आपके साथ में ये लेटर शेयर कर रही हूँ, आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी और आपके रिकॉर्ड में परहैप्स आपने पहले भी देखा होगा। सो रिवाइज लीव रूल्स 1981 में अमेंडमेंट आई है। एक तो वर्ड क्या आ गया है इन द हेडिंग, रूल 17 है ये, और ये कहता है वर्ड लीव, ठीक है, जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा with the word refuse leave. For the expression lump sum leave pay, the expression leave pay equal to initial pay of the pay scale for the leave refused by the appointing authority shall be substituted. ठीक है, पहले ये होता था कि इसको अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, एक मिनट ये देखिएगा। पहले क्या था? पहले रूल ये था कि या तो आप एलपीआर पे चले जाएं, और अगर जो लोग एलपीआर पे नहीं जाते थे वो आखिरी साल काम करते थे, और जो उनकी अर्न लीव पड़ी होती थी ना, उसकी लीव इनकैशमेंट मिल जाती होती थी, ठीक है। वो साल मैक्सिमम कितनी मिलती थी? 365 डेज की। अगर किसी की 360 है या 340 है तो उसको जितनी उसकी बेट उसके वॉलेट में जितनी छुट्टी पड़ी होती थी वो इन कैश हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए इसको कर दिया चेंज। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको यहाँ पे जो लीव का वर्ड है ना, यहाँ पे दो तीन अमेंडमेंट्स आ गई हैं। एक आपको वर्ड नजर आ रहा है लमसम लीव, लमसम लीव भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल सर्वेंट की बात भी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि सिविल सर्वेंट को आखिरी साल एलपीआर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर वन कंडीशन, तीन कंडीशन सिनेरियोज आपके साथ शेयर करती हूँ। उसको एलपीआर के लिए अप्लाई करना है। अगर तो उसकी एलपीआर एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, तो वो छुट्टी पे चला जाएगा। वो छुट्टी पे चला जाएगा एक्सेप्ट होने की सूरत में, और जितनी छुट्टी उसकी पड़ी हुई है वो उसको छुट्टी मिल जाएगी ऑन फुल पे। नंबर वन सिनेरियो। नंबर टू सिनेरियो के ऊपर आए। नंबर टू सिनेरियो क्या है कि उसने अप्लाई किया छुट्टी के लिए, और उसकी छुट्टी, लीव का वर्ड यहाँ पे आपको क्लॉज नंबर वन में नजर आ रहा है, लीव का वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया विद रिफ्यूज लीव। उसने एलपीआर लीव के लिए अप्लाई किया, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसकी सर्विसेज हमारे लिए इनएविटेबल है, हम इसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं। तो अथॉरिटी ने उसकी छुट्टी को रिफ्यूज कर दिया। तो अब वर्ड क्या आ जाएगा? रिफ्यूज लीव, ठीक है। तो रिफ्यूज लीव की सूरत में अब क्या होगा कि वो आखिरी साल काम करेगा, और जो काम करेगा वो तो उसको सैलरी मिल जाएगी, और नंबर दो केस में जितनी उसकी अर्न लीव पड़ी होगी उसकी उसको इनकैशमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी अमेंडमेंट के ऊपर आए। जो उसको इनकैशमेंट पहले होती थी, पहला रूल क्या था? इनकैशमेंट होती थी उसको जो उसकी रनिंग बेसिक पे होती थी उसके ऊपर होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो उसको इनकैशमेंट होगी ना, वो होगी इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ द पे स्केल। लमसम लीव पे नहीं होगी, लीव पे इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ पे स्केल, ठीक है। यानी अगर आप ग्रेड 20 के हैं तो ग्रेड 20 पे अगर भले आपकी बेसिक पे 180 है, लेकिन आपका जो ग्रेड 20 का जो इनिशियल स्टार्ट हो रहा है गालिबन 1 लाख के करीब है, 1,02,000 या इतना, तो आपको 1,02,000 के हिसाब से पेमेंट होगी, 1,80,000 के हिसाब से पेमेंट नहीं होगी। ये होगी जी दूसरी अमेंडमेंट। अच्छा, अब तीसरे सिनेरियो के ऊपर आ जाए। तीसरा सिनेरियो ये है कि आपने अप्लाई नहीं किया एलपीआर के लिए, ठीक है। आपने अप्लाई नहीं किया, आपने आखिरी साल काम कर लिया। जो आपने आखिरी साल काम कर लिया, आपको उसकी सैलरी मिल गई, लेकिन यू हैव नो क्लेम ऑन योर लीव इनकैशमेंट। वो जो आपकी अर्न लीव आपके अकाउंट में पड़ी रह गई थी वो जाया हो जाएगी। या तो आपने अपनी सर्विस के दौरान उसको अवेल कर लें, और इन केस अगर आप उसको अवेल नहीं करते तो आपकी छुट्टी जाया, ठीक है। सो दीज आर द थ्री सिनेरियोज। और ये मैंने आपको बता दिया कि एलपीआर और अमेंडमेंट्स भी आपके साथ शेयर कर दी कि वर्ल्ड लीव की जगह अब रिफ्यूज लीव आ गया। नंबर दो क्या हो गया कि ये जो आपकी जो एलपीआर है रिफ्यूज सब्स्टिट्यूट हो गई। और नंबर तीन क्या हो गया कि आपको जो लमसम लीव पे मिलनी है वो सब्स्टिट्यूट होगी विद लीव पे इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ द पे स्केल, ठीक है। सो दीज आर द थ्री अमेंडमेंट्स। इसको आप फिर देख लीजिएगा, मैंने आपको उसका सारा क्रक्स बता दिया।
और लास्ट में बस आपको थोड़ा सा मैंने सिर्फ टच करना है, ये सिंपल सी बातें हैं, आप ऑलरेडी इनको देख रहे हैं। अटेंडेंस रजिस्टर आपके कॉलेजेस में सब में पड़ा होता है, टीचिंग नॉन टीचिंग का हर महीने प्रॉपरली मेंटेन होता है, साइन होता है, वेरीफाई होता है। उसके बाद क्या यू लीव, लीव अकाउंट का रजिस्टर भी होता है जिसमें आपकी छुट्टियां रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, और आपको मैंने किस हिसाब से छुट्टियां 25 के हिसाब से होती हैं मैंने वो भी आपको बता दी हैं। जो 25 से ज्यादा होंगी वो आपकी अर्न लीव में डिडक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगला है प्रॉपर्टी रजिस्टर। हर कॉलेज में एक प्रॉपर्टी रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें कॉलेज के एसेट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स लिखे जाते हैं। फिर इसी तरह से एक एक्सेशन रजिस्टर है। शायद आपके लिए नाम डिफरेंट हो, लेकिन हर कॉलेज में लाइब्रेरी बुक्स का जो रिकॉर्ड एंटर किया जाता है विद देयर नंबर्स, रेलेवेंट डिटेल्स, उसको एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं। इसी तरह से एक कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रजिस्टर है, अगर नहीं है तो उसको भी मेंटेन कर लें। अगर आपके कॉलेज में किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स एक्शन लिए गए हैं तो उसको उसके अंदर रिकॉर्ड कर लें। फिर पोस्टेज और स्टैंप रजिस्टर है, जो स्टैंप्स वगैरह, अब तो काम बहुत कम हो गया है, ये ईमेल्स क्या मेल, मतलब मेल्स क्या मेल्स जो हम आप भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस लेटर्स जा रहे होते हैं, तो ये काम काफ़ी कम रह गया है। लेकिन अभी भी जो लेटर हम जो जो हम ये जो टिकट्स वगैरह खरीदते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो पोस्टेज स्टैंप रजिस्टर में रखा जाता है। देन इज द स्टॉक रजिस्टर। सब कॉलेजेस में, हर लैब्स में, हर डिपार्टमेंट्स में स्टॉक रजिस्टर्स होते हैं जिनमें जो जितने भी उनके आइटम्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको आउट ऑफ ऑर्डर करके फिर उसमें डाल दिया जाता है, डेड स्टॉक रजिस्टर में डाल दिया जाता है और ऑप्शन कर दी जाती है। एग्जामिनेशन रजिस्टर में ज़ाहिर है एग्जाम्स होते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं सबकी, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। विजिटर आपके कॉलेज में नहीं है उसको मेंटेन करें। जो भी हायर अप्स में से डिग्नेटरीज आते हैं उनके रिमार्क्स वगैरह रिकॉर्ड किया करें। फिर इसी तरह डायरी डिस्पैच रजिस्टर होता है, जो डाक आपके पास रिसीव होती है वो डायरी हो जाती है, जो डाक आउट गोइंग आपकी डाक होती है वो डिस्पैच हो जाती है। वैसे तो गवर्नमेंट अब इसको ई फोर्स पे लेके जा रही है। बहरहाल इसी तरह पर्सनल फाइल्स हैं, सबकी पर्सनल फाइल्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें उनकी सारी सर्विस, जब से वो उनकी सर्विस स्टार्ट हुई तब से लेके अब तक जो भी उन्होंने छुट्टी अवेल की, जो भी उनके मैटर्स हैं वो सारे के सारे उसमें रखे जाते हैं। लाइब्रेरी बुक्स इशू, अब तो ये कम ही रह गया है, अब ज्यादातर कंप्यूटर के ऊपर हमारे काम चले गए हैं, वो भी बुक्स का एक इशू रजिस्टर भी होता होता है। इसी तरह से एडमिशन रजिस्टर है, विड्रॉल रजिस्टर है, जिसमें सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। सो जी मैंने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप किया है, और अब लास्ट हमारे पास 5 मिनट्स हैं। रोज अगर आप हमें हमारे साथ मौजूद हैं तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें, और जी यू आर ठीक है, वेलकम टू मैं आस्क। अनम्यूट कर देती हूँ जिसका भी हैंड रेज्ड है। जी मोहम्मद अख्तर, आपका माइक अलाउड है। सैयद मोहम्मद मुर्तजा, आपका माइक अलाउड है। सैयद मोहम्मद मुर्तजा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरी आवाज आ रही है मैडम? थोड़ा सा जरा ऊंचा जी बोले आपके प्लीज। थोड़ा सा ऊंचा जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। जी जी मैडम, मेरे ना 3 सवाल हैं छोटे छोटे। मैं किसी और को अलाउ करती हूँ, उनकी आवाज बहुत लो है। नासिर नदीम, आपका माइक अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के हवाले से पूछना था कि एक तो ये हो गया कि हम 10 ईयर्स सर्विस के बाद 5 ईयर्स भी एक टाइम पे ले सकते हैं, तो इसमें हमें ग्राउंड्स कौन कौन से देना होंगे? अगर कोई जॉब के लिए फॉरेन जा रहा है या इसके अलावा विजिट के लिए जा रहा है या फैमिली पर्पस के लिए, तो ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे जो एक्सेप्टेबल हैं? और इसके अलावा सीनियरिटी नंबर जो है और सीनियरिटी जो हमारी उस कैडर में डिस्टर्ब हो जाती है और नए सिरे से भी स्टार्ट होती है आफ्टर स्टार्ट ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट। जी छुट्टी आपको ना, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सख्ती कर दी है, आपको इकट्ठी 5 साल की छुट्टी गवर्नमेंट नहीं देती, क्योंकि मिस यूज हो रहा है छुट्टियों का। एक एक साल की छुट्टी मिलती है, और कोई भी रीजन, इसमें कोई ऐसा कोचन रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं और आपको वहाँ की आपकी वहाँ की इमिग्रेशन हुई है, तो आप अपनी फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं, या आप कोई अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, कुछ भी आप लिख के दे सकते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है ये छुट्टी। तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल छुट्टी दे देती है, लेकिन इकट्ठी नहीं देती, एक एक साल की करके देती है।
और याद रखें कि आपका नाम सीनियरिटी लिस्ट से तभी डिडक्ट होता है जब आपकी एटस्टेट पूरी 5 साल की छुट्टी एक्सीड कर जाए। 1 साल 2 साल 3 साल पे आपका नाम सीनियरिटी लिस्ट में से स्टैटिक लिस्ट पे नहीं जाता। ठीक है, तो जब 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से आपकी एक्सटेंड छुट्टी होती रहेगी, कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं, और जिन लोगों को वहाँ की इमिग्रेशन वगैरह मिल जाती है या जॉब अच्छी मिल जाती है, वो लोग फिर रिजाइन भी कर देते हैं। और जी उसमें जो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रमोशन जो होती है उसमें उन्हीं के साथ वो पर्सन जो है प्रमोट हो जाता है। अगर आप 5 साल से कम की छुट्टी पे गए हैं फिर तो आपका केस नहीं, उस सूरत में भी अब नहीं होता। अब ये होता है कि जब आपकी छुट्टी साल से ज्यादा की हो गई है ना, तो फिर आपको वापस आना होता है। वापस आके आपको एक पूरे साल की सेटिस्फैक्ट्री ACR अर्न करनी होती है, जिसमें आपके रिजल्ट्स अबव बोर्ड अबव यूनिवर्सिटी होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके बैचमेट के साथ आपका केस कंसिडर नहीं होगा। जो अगली जो भी DPC या PSB आएगी, जो भी आपका रिलेटिव रिस्पेक्टिव फोरम है, उसमें आपका केस कंसिडर होगा और फिर आप प्रमोट होंगे। हाउएवर 5 साल से कम सर्विस में बाद लेटर ऑन आप लेकिन नहीं, इस केस में आप परफॉर्मा भी नहीं ले सकते, बैक डेट की प्रमोशन नहीं आप ले सकेंगे। आपकी प्रमोशन विद इमीडिएट इफेक्ट ही होगी। ये थोड़ी अमेंडमेंट आई है प्रमोशन पॉलिसी 2010 के आने के बाद। जी थैंक यू मैडम। जी नेक्स्ट, आखिरी एक क्वेश्चन, 2 मिनट है हमारे पास। अंसर अली आप क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम मैडम, मेरा सलाम। क्वेश्चन है कि अगर एक हमारा ऑफिसर या ऑफिशियल LPR पे चले जाते हैं, ज़ाहिर है 1 साल पहले रिटायरमेंट से, तो उनकी सीट पे नया बंदा आ सकता है या वो सीट ऑक्यूपाइड रहेगी? ये काइंडली एक क्यूरी है। अच्छा, मैं आपको अगर पर्सनल अपना ओपिनियन दूं ना, तो सीट उसकी ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है, उसको आखिरी टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली अबाउट अ मंथ अगो हमारी ही एक खातून LPR पे जा रही थी और हमने वैकेंसी पोजीशन शो करनी थी, तो मेरी डिस्कशन हुई विद डिप्टी सेक्रेटरी HED। तो उन्होंने कहा कि मैडम जब वो LPR पे चली जाएंगी तो आप सीट वेकेंट शो कर दीजिएगा, हम उनको सैलरी के लिए कहीं और एडजस्ट कर देंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि LPR पे जाने का मतलब है कि सीट वेकेंट हो जाएगी और सैलरी के लिए कहीं और एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और एक नया मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।